तो वर्क प्लेस सेफ्टी के अंदर हमने आगे जो कंटिन्यू करना है, इसके अंदर हमने 3 मेन इश्यूज़ देखने हैं जो कि वर्क प्लेस की जो सेफ्टी है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसको मुतासर कर रहे होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स पर्टेन टू द इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड जॉब फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल। दीज फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एट work across all industries, which can result in unsafe conditions, behaviors and practices। अब ह्यूमन जो फैक्टर्स हैं तो उन्होंने क्या, ह्यूमन के बारे में अगर देखें तो वर्क प्लेस के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा है, ह्यूमन बीइंग ही परफॉर्म कर रहा है। वर्क प्लेस पे कौन सा वर्कर काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है। वर्क प्लेस पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होगी, ये भी ह्यूमन बीइंग ने ही डिसाइड करना है। कौन से इन्वायरमेंट के अंदर काम करना है, कौन से के अंदर नहीं काम करना है, ये भी ह्यूमन बीइंग ही वहाँ पे क्या कर रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है। अब जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं तो इन्होंने इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल और जो जॉब फैक्टर्स हैं इनको ही इन्होंने ही रन करना होता है। तो उनके ऊपर जो इनके डिसीजंस हैं वो अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब ये क्या करेंगे, तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके अगर अनसेफ कंडीशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो इन ह्यूमन फैक्टर्स की ही वजह से होती है। कैसे, अगर ह्यूमन क्या करेगा, लैक ऑफ मॉनिटरिंग रखेगा, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको मॉनिटर नहीं करेगा तो वर्कर्स वहाँ पे सही से काम नहीं करेंगे, तो अनसेफ एक्टिविटीज़ होंगी। ह्यूमन वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं कर रहा, तमाम जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनको वहाँ पे चेक नहीं कर रहा, फिर भी वहाँ पे वर्क प्लेस पे अनसेफ कंडीशन ही स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर ह्यूमन वहाँ पे क्या कर रहा है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा, मीन जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन आंसर नहीं किए जा रहे हैं, उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा नहीं जा रहा, उनकी ड्यूटी के बारे में उनसे नहीं पूछा जा रहा, तो फिर वो क्या करेंगे, जो वर्कर्स हैं वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी प्रॉपर वे के अंदर फुलफ़िल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे अनसेफ कंडीशंस राइज होंगी। अब जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि ह्यूमन ने जो वर्क प्लेस पे परफॉर्म करनी होती हैं वो कौन कौन सी हैं, कि टास्क टू बी डन एट द वर्क एंड देयर वर्कलोड, कि वर्क प्लेस पे कौन कौन से टास्क किस पर्सन ने परफॉर्म करने हैं और एक पर्सन ने कितना काम करना है। अगर हमने हैज़र्ड्स की बात भी की है कि हैज़र्ड्स के अंदर हमने देखा था कि जो वर्कर्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है कि ओवरलोड कर दिया जाता है, उन्हें एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, 16 घंटे 18 घंटे डेली उनको काम करवाया जाए, तो फिर वो वर्कर्स वहाँ पे सेफली काम नहीं करते, उनको वहाँ पे इंजरीज़ और एक्सीडेंट का ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी वगैरह हो गया, उसके बाद डिफरेंट डिजीज़ वगैरह, ये चीज़ें भी फैलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जॉब रिलेटेड जो वर्क टास्क हैं और उनसे रेलिवेंट जो वर्क लोड है वो भी ह्यूमन ने ही डिसाइड करना है। उसका डेली वर्क पैटर्न क्या होगा, कौन सा वर्कर क्या काम करेगा, कौन सी वर्क प्लेस पे काम करेगा, किस कंडीशन के अंदर काम करेगा, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली कितना टाइम काम करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके आपस के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, सीनियर के जूनियर के साथ, जूनियर के सीनियर के साथ, सीनियर्स के आपस में, जूनियर के आपस में, इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर जो वर्क लोड है वो क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट होता है वो मल्टीपल चीज़ों का वहाँ पे कम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, उसकी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो आ जाता है, वर्कर्स की जो स्किल्स हैं वो आ जाती है। ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट के अंदर ही शामिल होती हैं। वर्क प्लेस डिज़ाइन, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस का डिज़ाइन क्या होगा, वर्क प्लेस का कल्चर क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा। जैसे कि हमने सेफ्टी कल्चर के अंदर देखा कि वहाँ पे सेफ्टी कल्चर के अंदर उनके नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, उनकी जो परसेप्शंस हैं सेफ्टी के बारे में उनको सेफ और सिक्योर करना, उससे रेलिवेंट वहाँ पे कमिटमेंट को फुलफ़िल करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है, उसका जो कल्चर है, उसका जो डिज़ाइन है, ये भी ह्यूमन ने ही वहाँ पर इंश्योर करना होता है। उसके बाद जो टीम हो गई और लीडर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस वो कितने ज़्यादा हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो ह्यूमन ही इसके अंदर शामिल है। अब वायलेंस करता कौन है, मशीन तो नहीं वायलेंस करती, कोई मॉडर्न जो आपकी एआई सिस्टम वो तो वायलेंस नहीं कर रहा, वायलेंस कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग खुद ही करेंगे। अब ये भी ह्यूमन फैक्टर के अंदर आ जाता है जो कि वर्क प्लेस की सेफ्टी को क्या करता है, अफेक्ट कर रहा होता है, उसको मुतासर करता है। अगर आप वायलेंस करेंगे तो वर्क प्लेस पे जो इन्वायरमेंट है वो इनसिक्योर होता जाएगा। उसके बाद रिसोर्सेज एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस के पास आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से ज़राए अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए वहाँ पर काम
किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि ह्यूमन बीइंग हमें चाहिए होता है, क्योंकि तमाम एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग ने ही परफॉर्म करनी है। अब उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, उनका पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर जो कल्चर सेफ्टी है उसको भी लेके आ सकें। तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज एट वर्क हैं वो प्रॉपर अवेलेबल हैं या नहीं है। उसके बाद कैपेबिलिटी क्या है ह्यूमन बीइंग्स की, उसके बाद इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एटीट्यूड क्या है, रिस्क टॉलरेट कितना किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल स्टेट्स क्या हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी की ये कैपेबिलिटीज़ हैं। अब ये पॉजिटिव वे के अंदर होंगी तो वर्क प्लेस की जो सेफ्टी है वो इंश्योर होगी। अगर वर्क प्लेस पे ये जो चीज़ें हैं नेगेटिव हैं तो वर्क प्लेस इनसिक्योर होगी और वहाँ पे जो सेफ्टी है वो भी वहाँ पे मुतासर होगी। देन अब ये जो ह्यूमन वर्कर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं या ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ये वर्कर्स को डिफरेंट वेज़ के अंदर वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं उनके टाइम के अकॉर्डिंग, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट को, उनकी हेल्थ को, और फिर इन चीज़ और इसकी वजह से अब वर्क प्लेस के ऊपर भी वहाँ पे असर पड़ रहा होता है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको वहाँ पे नेक्ट आई के ज़रिए नज़र आ रही होती हैं, जो कि वहाँ पे जनरली चल रही हैं, बट उसके अंदर कुछ जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, जो हिडन फैक्टर्स हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते। वो डेली जब आप कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं वर्क प्लेस पे, तमाम जो एम्प्लॉयज़ उनको फीडबैक लेते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें जो होती हैं वो हाईलाइट हो रही होती हैं। लार्ज स्केल जो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं, जो कि बड़े लेवल पे एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए हैं, वो भी वर्क प्लेस की सेफ्टी को वहाँ पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर कोई पेंडेमिक हो गया, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स है, या डेट्रीमेंटल कोई पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज हो गया, या वर्कर्स का लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो रहा है, या साइकोलॉजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, तो वो भी वर्क प्लेस की सेफ्टी को मुतासर कर रही होती है। अब ये जो वॉर्स हैं, उसके बाद जो पॉलिटिकल क्लाइमेट के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, ये भी तमाम इसके अंदर ह्यूमन फैक्टर्स ही शामिल होते हैं। तो इस तरह जो वर्क प्लेस की सेफ्टी है उसके ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हेल्थ हैज़र्ड। हेल्थ क्या होती है, आपकी सेहत है। हैज़र्ड क्या है, जो उसको नुकसान पहुंचाएगी। आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, हेल्थ हैज़र्ड का नाम देते हैं। हेल्थ हैज़र्ड जो ऐसे आइटम्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर केमिकल हैज़र्ड हो जाए, डस्ट हो गई, गैसेस वगैरह हैं, वेपर्स हैं, लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, डिफरेंट आपकी इरिटेशंस हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, और कुछ आपके वेल नाउन आपके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और कुछ वहाँ पे अननाउन भी चीज़ें होती हैं जो कि वर्क प्लेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती हैं और जो एक वर्कर की हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो अब वर्क प्लेस पे जब भी हैंडलिंग की जाएगी, वहाँ पे काम एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी, उसके अंदर इन हेल्थ इश्यूज़ को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। अदरवाइज़ ये क्या करेंगे, वर्क प्लेस की जो सेफ्टी है उसको अफेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे केमिकल हैज़र्ड्स मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, मीन अब जो वर्कर्स हैं उनकी जो हेल्थ है उसके लिए डिजीज़ का वहाँ पे चांसेस मौजूद है। तो जब वो डिजीज़ उनको होंगी तो वो उनकी जो सेफ्टी है वो भी वहाँ कम होगी। अब जब वर्कर एक बीमार है तो वो वर्क प्लेस को भी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेगा, तो वर्क प्लेस की सेफ्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे के अंदर वहाँ पे अफेक्ट हो रही होती है। उसके बाद अगर वर्क प्लेस पे प्रॉपर हाउस कीपिंग नहीं की जाएगी, हाउस कीपिंग मीन साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे मटेरियल को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाएगा, केमिकल को स्टोर नहीं किया जा रहा, प्रॉपर टेम्परेचर्स मेंटेन नहीं किए जा रहे, वहाँ पे जो भी आपके डेली काम के लिए मशीनरी यूज़ हो रही है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम वायर्स यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अब कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके अंदर आप मोस्टली अगर यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाएँ जो पाकिस्तान के अंदर बन रही है, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे आप जाएंगे तो तारें आपको नीचे फर्श के ऊपर बिखरी हुई नज़र आएंगी। वहाँ पे जो सीढ़ियाँ होंगी वहाँ पे भी वो तार आपको नज़र आ रही होगी, जहाँ पे आपके चलने के रास्ते वहाँ पे नज़र आ रही हैं। मीन अब वहाँ पे ट्रिप होने के हैज़र्ड मौजूद है, मतलब आपके वहाँ पे उस तार के साथ पाँव अटक के गिर सकते हैं, या अगर वो खिंचाव पड़ रहा है तो कोई इलेक्ट्रिकल शॉक भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है। अब इनकी वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, हेल्थ हैज़र्ड्स वगैरह हो सकते हैं। जैसे आप परसों गए थे तो परसों भी आपने देखा था, जैसे सीढ़ियों से हम चढ़े तो वहाँ पे आगे आपके सामने वायर्स पड़ी हुई थी। फिर जब आप ऊपर गए तो हर जगह पे जो ईंटें हैं, ईंटों का काम यह कि वहाँ पे आपने दीवारें बनानी है, बाकी काम करना है। अब वो ईंटें पूरे फ्लोर के ऊपर क्या हैं, बिखरी हुई पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रॉपर एक वे के अंदर स्टोर किया गया हो, बाकी भी चीज़ें वहाँ पे बिखरी हुई हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, जब आप वहाँ पे एक वर्कर काम करेगा उसको तो सीधा जो रूट वो मिलेगा ही नहीं साफ़। अब वो बार बार अगर वो हैवी मटेरियल को उठा के लेके चल रहा है, कभी अगर उसका पाँव उसके ऊपर से स्लिप हो गया या ईंट के ऊपर रखा थोड़ा सा भी वो हिल गया तो वो तो गिरेगा, उसे इंजरी वगैरह होगी। अब ये जो चीज़ें आ जाती हैं, ये जो हेल्थ इश्यूज़ है, ये किसकी वजह से, इनएडिक्वेट हाउस कीपिंग की वजह से हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इक्विपमेंट जो है वो मिसप्लेस्ड हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए पड़े हुए, और वो वर्क प्लेस की सेफ्टी को अफेक्ट कर रहे होते हैं।
उसके बाद आपके कुछ और भी हैज़र्ड्स हैं जो कि हेल्थ के लिए जो कि वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर बायोलॉजिकल और अर्गोनॉमिक दो चीज़ें आ जाती हैं। बायोलॉजिकल, बायो मीन लाइफ, लॉजिकल मीन स्टडी। अब बायो वो हैज़र्ड जिनके अंदर आपकी जो बैक्टीरिया जिनके अंदर लाइफ मौजूद है वो आपको अफेक्ट करते हैं, जिस तरह डिफरेंट पैरासाइट्स हो गए, मच्छर वगैरह हो गए, मक्खियाँ हैं, उसके बाद वायरसेस हो जाते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, पोलिटिन फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद जब ये कब होते हैं, जब आप प्रॉपर्ली वेस्ट को मैनेज नहीं करते, वहाँ वेस्ट आपका उधर ही पड़ा होता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है और जो वायरसेस वगैरह हैं वो फैलना स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें से रेडिएशन वगैरह निकल रही होती हैं और वो वर्कर्स की हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती हैं। फिर अर्गोनॉमिक सेफ्टी आ जाती है। अर्गोनॉमिक सेफ्टी का मतलब ये है कि एक वर्कर का जो काम करने का तरीकाकार है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर ने, क्या टाइम हुआ है, 9:30 हो गए, खड़े हो जाएं। अर्गोनॉमिक सेफ्टी मतलब वो फैक्टर जो कि आप वर्कर्स की जो काम करने की प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू होंगे। मीन अगर एक वर्कर जो है आगे चेयर पे, एक जो वर्कर है अगर वो मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल उसे कहा जा रहा है कि यहाँ से आपने ईंटें उठानी है, उठा के तो आपने छत पे लेके जानी है। अब आप देखते हैं कि मल्टीपल जो डिफरेंट वर्कर्स होते हैं वो एक टेक्निक के जरिए उन ईंटों को उठा के लेके जा रहे होते हैं और उसकी वजह से उन्हें इंजरीज नहीं हो रही। अब उसी की जगह दूसरा पर्सन उसे टेक्निक का नहीं पता, तो वो क्या करेगा, वो एक ऑड वे के अंदर वहाँ पे उस मटेरियल को उठाएगा और 2 से 3 चक्कर लगाएगा, उसके बाद उसे कोई मसल पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, कोई बैक इंजरी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। अब ये चीज़ क्या आ गई है, उसके जो वे है काम करने का उसके साथ आ जाती है। एर्गोनॉमिक सेफ्टी का मतलब भी ये है कि हाउ अ वर्कर इज़ परफॉर्मिंग हिज जॉब, कि उसके पास जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो नॉलेज को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस को यूज़ करके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप देखते हैं कि मल्टीपल जो लोग हैं हैवी मटेरियल भी विदाउट एनी इशू वो मूव करवा रहे होते हैं, उसी की जगह बेशक आपकी उनसे कैपेसिटी ज़्यादा होगी बट उतना मटेरियल आप मूव नहीं कर पा रहे होते। अगर आप मूव करने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई बैक इंजरी या कुछ हो जाता है। क्यों? अब आपके पास वो टेक्निक नहीं है, अब आपके पास वो ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आपने उस मटेरियल को मूव करना है। तो एर्गोनॉमिक जो सेफ्टी होती है, जो एक वर्कर्स की ट्रेनिंग है, अगर विदाउट ट्रेनिंग कोई काम करेगा तो उसकी वजह से भी वहाँ पे वर्क प्लेस पे उसे डिफरेंट इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, जो कि वर्क प्लेस की जो सेफ्टी है, खड़े होने को बोला है, बैठने का नहीं, जो वर्क प्लेस की सेफ्टी को अफेक्ट करेगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये अब जॉब साइट पे इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग भी करनी होती है, वहाँ पे हमने तमाम कंस्ट्रक्शंस का काम करना है, डिफरेंट वहाँ पे वर्क्स पूरे करने होते हैं। तो अब हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इनसे बचने के लिए, वर्क प्लेस को सेव करने के लिए, इनके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे और सेफ्टी मेजरमेंट्स लेंगे, ताकि एक जो ह्यूमन है उसके साथ कोई लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी ना हो जाए। लाइफ चेंजिंग जैसे कि अब कोई अगर एक पर्सन हैवी लोड उठा देता है और उसे बैक इंजरी हो जाती है, स्पाइनल के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, मीन अब वो पूरी आगे ज़िंदगी कोई हैवी लोड नहीं उठा पाएगा, कोई हैवी वर्क वो नहीं कर पाएगा। फिर इसी की जगह अगर एक पर्सन क्या कर रहा है, हाइट के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता आगे एजिस से, तो वहाँ से अगर वो गिर जाता है, उसकी कोई बोन वगैरह ब्रेक हो जाती है, इसका मतलब वो भी अब अपनी जो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसके बाद वो जो स्किल्स हैं वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा, वो एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। जैसे एक पर्सन क्या है, उसके अंदर ये स्किल है कि वो क्या करता है कि जो आर्किटेक्चर का या वहाँ पे अब लकड़ी का काम बहुत अच्छे से करता है, और वो क्या करता है कि गॉड ड्रिल मशीन या कटर वगैरह यूज़ कर रहा है और उस वक्त वो कोई गॉड वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, कोई बैरियर नहीं इस्तेमाल करता अपने और मशीन के दरमियान, जो कि उसको उस ब्लेड से बचा सके, और उसका हाथ कट जाता है। अब उसके हाथों के अंदर ये स्किल थी कि वो लकड़ी को न्यू शेप्स दे रहा है, तो उसके ज़रिए वो अर्निंग कर रहा है। अब जब उसका हाथ ही कट गया है, मीन अब वो चीज़ वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसकी पूरी वो लाइफ चेंज हो जाएगी। उसके पास अगर है ही एक स्किल, मीन कि उसे लाइफ के अंदर अब बहुत सारी हर्डल्स देखनी पड़ेंगी। तो इस तरह जो वर्क प्लेस की सेफ्टी है तो उसको इंश्योर करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंजरीज़, उनको डेथ्स और उनको जो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हैं उनसे बचाया जा सके। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि कॉमन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनके अंदर ये हैज़र्ड्स वगैरह मौजूद होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, हेल्थ सर्विस आ जाती है, एविएशन आ जाती है, माइनिंग, ऑयल एंड गैस। ये मेन 6 इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे के वर्कर्स डेली काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के जो हैज़र्ड्स हैं उनका उन्हें सामना करना पड़ता है। देन थर्ड चीज़ आ जाती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट हमारी जो आबू हवा है, हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं वहाँ का जो आबू हवा, साथ आपकी जो आगे लाइट लेवल हो गया, उसके बाद टेम्परेचर वगैरह आ गया, उसके बाद इस इन्वायरमेंट के अंदर जो नॉइज़ लेवल आ गया, शोर शराबा।
अब आप देखते हैं कि जहाँ पे हैवी मशीनरी काम कर रही होती है वहाँ पे अब जो वर्कर्स हैं उन्हें कौन सा इश्यूज़ फेस करना पड़ता है, उन्हें वहाँ पे हेयरिंग जो सेंसेस हैं उनके डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब बहरापन जो है तो उसके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं अगर वहाँ पे उस इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, हैवी मशीनरी काम कर रही है और उसके क्लोज वो काम कर रहे हैं विदाउट एनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बाद अगर एक पर्सन का काम है कि उसने इलेक्ट्रिकल वर्क करना है, फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट है, अगर हम अभी सारी लाइट्स बंद कर देते हैं तो यहाँ पे विजिबिलिटी ना होने के बराबर होगी। और अगर यहाँ पे लाइट लेवल कम है और एक वर्कर ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क करना है तो अब वो इलेक्ट्रिकल वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगा। अगर कोई रिपेयरिंग वगैरह करनी है तो उसके वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक के या इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स के वहाँ पे चांसेस होंगे। इसी तरह जो किसी भी जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइट लेवल इनफ होना लाजमी है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, तब भी आप वहाँ पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे, आपकी जो आंखें हैं वो डैमेज होंगी। और साथ ही अगर लाइट बहुत कम है तो तब भी वहाँ पे एक तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे, साथ आपकी जो नज़र है तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। उसके बाद जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर बहुत हाई है तो तब भी आप प्रॉपर्ली सही से काम नहीं कर पाएंगे, आपको जो हीट स्ट्रोक्स है उनके चांसेस होंगे। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है आपकी बॉडी वहाँ पे काम ही नहीं कर पाएगी, वो फ्रीज़ हो जाएगी, तो वो भी आपकी जो वर्क प्लेस की सेफ्टी है उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद इसी के अंदर आपका जो सडन चेंजेस आ जाती हैं वेदर के अंदर, बारिशें एकदम से शुरू हो जाएं, बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाएं, या एक बारिश आपके जो बिल्कुल आपकी बारिशें ख़त्म हो जाएं, खुश्कसारी हो जाए, ये दोनों चीज़ें भी जो वर्क प्लेस की कंडीशंस हैं उनको अफेक्ट कर रही होती हैं। अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मेन अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा, वहाँ पे सैलाब आने के चांसेस होंगे। अगर सैलाब नहीं भी आ रहा तो वहाँ पे आपकी जो कटिंग हुई है तो वो और वीक होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो डेली वर्क एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, और वहाँ पे एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट के चांसेस भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। इस तरह से ये जो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं ये वर्क प्लेस की सेफ्टी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और जब भी हमने वर्क प्लेस पे काम करना होता है उस वक्त हमने ह्यूमन फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और हेल्थ हैजर्ड्स, इन तीनों चीज़ों को हमने क्या करना होता है, कंसिडर करना होता है। इनके बारे में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं, पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, इनकी प्रॉपर असेसमेंट करनी होती है, देखना होता है कि कौन सी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं जहाँ पे वर्कर्स एक्टिवली काम कर सकते हैं और कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर अगर वर्कर काम कर रहा है उसे इंजरीज़ होंगी। अगर इंजरीज़ होंगी किस लेवल की होंगी, किस लेवल का हमें नुकसान होगा, क्योंकि जस्ट आपने सेफ्टी नहीं देखनी होती, साथ आपने वहाँ पे देखना होता है अगर इनसिक्योरिटी आ जाती है, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके अंदर हमें कितना नुकसान हो सकता है। ये जो चीज़ है तो ये आपको क्या कर रही होती है कि वहाँ पर अपने जो वेज़ हैं उनको ज़्यादा इम्प्रूव करना सिखा रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं, आप जस्ट यहाँ पे इस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, इस सिलेबस को ही पढ़ के आप सोच रहे हैं कि यही सिलेबस हमारे पास क्या है 100% है, बट ये सिलेबस आपके लिए 10 to 20% होता है। किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप जा रहे हैं ये जो सिलेबस होता है, किसी भी जगह पे आप जाएं, बेशक आप BS कर लें 4 साल का, उस 4 साल के अंदर जो आपको सिलेबस सीखेंगे वो आपको 10 to 20% चीज़ बता रहा होता है फील्ड के बारे में। बाकी 80 to 90% चीज़ें क्या होती हैं उससे पीछे होती हैं, जिनके ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है, जिनके बारे में आपको जानना होता है। अब ये जो सिलेबस है ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता है कि आपने इस ट्रैक को किस तरह फॉलो करना है, इस ट्रैक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए एसेंशियल हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको आपने साइड पर करना है और आपने एक प्रॉपर अपनी डायरेक्शन जो है वो तय करके आगे चलनी होती है। अब सेफ्टी के अंदर आप प्रॉपर हैज़र्ड के बारे में जान लेंगे कि हैज़र्ड होता है क्या है, इसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, बट इससे बैक पे मल्टीपल जो हैज़र्ड्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस सिलेबस को अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 1 घंटे की क्लास लेके हम सारा कुछ सीख लें, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये 1 घंटे की क्लास आपको इस काबिल बनाती है कि जिस जगह पे भी आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क पे जाते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं सिक्योर हूँ या इनसिक्योर हूँ, ये चीज़ ये आपको बता देगा। अब वहाँ पे अगर आप इनसिक्योर हैं तो सिक्योर कैसे होना है, अब वो आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी। अब ये जो मेथड्स हैं इनको वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो उसको करेंगे। इसी तरह किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आपने इनको मॉनिटर करना है, तो आप जब आज जाके उनकी एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो उनके अंदर देखेंगे कि कुछ ये जो नॉलेज होगा ये आपको हेल्प करेगा कि आइडेंटिफाई करने में कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं सेफ़ है या सिक्योर हैं या नहीं है, बट उनको मैनेज कैसे करना है। अब ये वहाँ पे जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है वो यूज़ करके आप करेंगे। मशीन होती है ना, मशीन क्या करती है, उसको जो कमांड दे देते हैं वही काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि उसको कमांड देते हैं कि उसके अंदर जो एक वहाँ पे पूरी इंटेलिजेंस दे देते कि अब उसने ये कैब तैयार करनी है।
अब उस मशीन को जब हम चलाएंगे उसके अंदर हम रॉ मटेरियल डाल देंगे तो जितने घंटे चलाएंगे वो इसी को बनाती रहेगी। अब वो कभी भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करेगी, वो इसके अंदर ये नहीं देखेगी ये जो कैप का डिज़ाइन है ये बोतल के ऊपर सही से फिक्स भी होगा कि नहीं होगा, ये जो कैप है इसके अंदर कोई वहाँ पे होल वगैरह तो नहीं आ रहा। अब ये ह्यूमन की आगे परसेप्शंस होते हैं, ह्यूमन का काम होता है इसको वापस क्या करना, रीएनालाइज करना, चेक करना कि ये सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी जो कमांड है उसके अंदर क्या चेंजिंग करनी है वो वापस ह्यूमन ने ही करनी है, मशीन ने वो चेंजिंग वगैरह नहीं करनी होती। तो इसी तरह फिर आपने क्या करना होता है कि वर्क प्लेस पर जब आप जाते हैं तो वर्कर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको हेल्प करती हैं बताने में कि वर्क प्लेस सेफ़ है या अनसेफ़ है। अब जब आप देखते हैं कि वर्क प्लेस आपकी अनसेफ है कुछ कंडीशंस, अब उनको सेव करने के लिए आप उन वर्कर को एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे वो वर्कर्स की जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो अनसेफ क्यों हैं, उनको आप एग्जामाइन करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनके अंदर जो फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे। ट्रेनिंग की कमी है, आपके पास इक्विपमेंट्स की कमी है, वहाँ पे इन्वायरमेंट सही नहीं है, सुपरवाइज़र नहीं है, कौन सी चीज़ की कमी है उस चीज़ को वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके ऊपर काम करना है और उस चीज़ को इम्प्रूव करना होता है। अब इसके अंदर ये कभी भी, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप की हम जितनी तारीफ़ कर लें, अब ये जो लीडरशिप है ये जब वर्क प्लेस पे आप एम्प्लॉयज़ को चेक करेंगे तब जाके आपको आइडिया होगा कि हाँ ये लीडरशिप इफेक्टिव है या नहीं है। अगर लीडर वर्क प्लेस पे मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा।